सोचिए 17वीं सदी का वक्त है। मुगलिया सल्तनत अपने उरूज पर है और तख्त पर बराजमान है शायद सल्तनत का सबसे काबिल लेकिन सबसे मुतनाज़ा शहंशाह औरंगज़ेब। लेकिन उनकी कहानी में एक बहुत ही गहरा तज़ाद है। तो आइए हम मिलकर इस पेचीदा हुक्मरान की दास्तान को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन तारीख हमें एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाती है। जैसा कि ये इक़्तिबास कहता है, और फिर भी ऐसे हुक्मरान के 50 साला दौरे हुकूमत का नतीजा नाकामी और अफरा तफरी था। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक हुक्मरान जिसमें बादशाहत की आप कह लें सारी खूबियां थीं, उसके 50 साल के राज का अंजाम नाकामी और तबाही क्यों हुआ? यही वो सवाल है जो औरंगज़ेब की कहानी को इतना इतना पेचीदा बना देता है। और ये तज़ाद देखिए बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक तरफ है औरंगज़ेब की अपनी ज़ात, मेहनती, डिसिप्लिन्ड, एक बेहतरीन स्ट्रैटेजिस्ट, और दूसरी तरफ उसकी हुक्मरानी के नताइज, खाली खजाना, कमज़ोर होती सल्तनत और हर तरफ बगावतें। एक ही शख्स लेकिन दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियाँ। तो आखिर ये गुत्थी है क्या? आइए आज इसी को सुलझाते हैं। तो जो बुनियादी सवाल हमारे सामने है वो ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक इंसान जो इतना काबिल था, ज़ाती तौर पर इतना पाकबाज था, वही अपनी ही सल्तनत की तबाही का सबब कैसे बन गया? इस सवाल के जवाब के लिए हमें कहानी को बिल्कुल शुरू से देखना होगा। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और औरंगज़ेब की शख्सियत को समझते हैं। उसकी शख्सियत वो जंग और मुश्किलात की भट्ठी में तप कर कुंदन बनी थी। वो शुरू से ही कोई आम शहजादा नहीं था। और उसकी गैर मामूली शख्सियत का सबूत बहुत जल्द मिल गया। उम्र थी सिर्फ 14 साल जब एक ऐसा वाक़या हुआ, एक ऐसा इम्तिहान जिसने ना सिर्फ उसकी बहादुरी दुनिया को दिखाई बल्कि उसके मुस्तकबिल के किरदार की बुनियाद भी रख दी। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक बिफरा हुआ गुस्से से पागल जंगी हाथी हमले के लिए दौड़ता चला आ रहा है। सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन वो 14 साला लड़का औरंगज़ेब अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिलता, बल्कि वो इत्मीनान से अपना नेज़ा निकालता है और सीधा उस जानवर के सर पे वार कर देता है। इतनी कम उम्री में ऐसी हिम्मत, ऐसा सेल्फ कंट्रोल, ये वाकई गैर मामूली था। और जब उसके वालिद शाहजहां ने उसकी इस बहादुरी की तारीफ की तो उसका जवाब सुनिए। उसने अपने भागने वाले भाइयों की तरफ इशारा करके कहा, शर्म तो उस बात में थी जो मेरे भाइयों ने किया। ये अल्फाज ये सिर्फ उसके सख्त किरदार को नहीं दिखाते, बल्कि ये मुस्तकबिल में होने वाली उस खूनी जंग की पहली झलक भी थे जो इन्हीं भाइयों के दरमियान होनी थी। लेकिन एक गलतफहमी ना हो, औरंगज़ेब सिर्फ एक बहादुर जंगजू नहीं था, वो एक लाजवाब, एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर भी था। मिसाल के तौर पर जब वो दक्कन का वाइसराय था, उसने मुर्शिद कुली खान जैसे काबिल लोगों को चुना। इन लोगों ने क्या किया? उन्होंने पूरे रेवेन्यू सिस्टम को आम किसान के लिए बेहतर बनाया और नतीजा किसान खुशहाल हुए और सल्तनत का खजाना भी बढ़ता चला गया। और फिर आई वो आजमाइश जिसने औरंगज़ेब की किस्मत का फैसला करना था। तख्त के लिए भाइयों की जंग, द वॉर ऑफ सक्सेशन। ये वो भट्टी थी जिसमें उसकी तमाम खूबियाँ और हाँ, उसकी खामियां भी पूरी तरह से निखर कर सामने आई। यहीं उसकी बेमिसाल स्ट्रैटेजी और उसकी बेरहमी दोनों का इम्तिहान था। तो हुआ ये कि सितंबर 1657 में शाहजहां शदीद बीमार पड़ गया और बस ये खबर फैलते ही सल्तनत में एक तूफान आ गया। दारा ने फौरन कंट्रोल संभाल लिया, जबकि दूसरी तरफ बंगाल में शुजा और गुजरात में मुराद ने अपनी अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। इस पूरी अफरा तफरी में सिर्फ एक शख्स था जो ठंडे दिमाग से सोच रहा था, और वो था औरंगज़ेब। उसने जल्दबाजी नहीं की, उसने इंतज़ार किया और अपना प्लान तैयार किया। तो मैदान सज चुका था। 4 भाई और तख्त के 4 दावेदार। एक तरफ था दारा शिकोह, वालिद का लाडला, बहुत ही आज़ाद ख्याल। दूसरी तरफ सख्तगीर, चालाक और एक तजुर्बेकार फौजी कमांडर औरंगज़ेब, और उनके साथ थे शुजा और जल्दबाज मुराद बख्श। ये सिर्फ तख्त की लड़ाई नहीं थी, ये शख्सियात की, नज़रियात की जंग थी, और इसका अंजाम खूनी होना तय था। और जहां उसके भाई जज्बात में आकर फैसले कर रहे थे, वहीं औरंगज़ेब एक शातिर शतरंज के खिलाड़ी की तरह अपनी चालें चल रहा था। उसका प्लान बिल्कुल साफ था। पहला कदम दक्कन में दुश्मनों को न्यूट्रलाइज करना, दूसरा कदम मीर जुमला की ताकतवर फौज और तोपखाने को अपने साथ मिलाना, तीसरा कदम
اپنے بھائی مراد کے ساتھ ایک عارضی اتحاد کرنا، اور چوتھا اور آخری قدم سیدھا دارالحکومت پر چڑھائی۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ ملٹری جینیس کا ایک شاکار تھا۔ تو اورنگزیب جیت گیا، وہ تخت پر بیٹھ گیا، لیکن کہانی کا سب سے حیران کن موڑ اب شروع ہوتا ہے۔ جن خوبیوں نے اسے بادشاہ بنایا تھا، اس کی وہی ثابت قدمی، اس کی چالاکی، اس کا ڈسپلن، آخر وہی خوبیاں اس کی سلطنت کے لیے زہر کیسے ثابت ہوئیں؟ 10 کروڑ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ اس قیمت کی علامت ہے جو اورنگزیب نے اپنی ضد، اپنے جنون کی وجہ سے ادا کی، اور یہ ساری رقم صرف ایک شہر قندھار کو فتح کرنے کی بار بار ناکام کوششوں پر برباد کر دی گئی۔ ذرا اندازہ لگائیے یہ کتنی بڑی رقم تھی، پوری مغل سلطنت کی سالانہ آمدنی کے آدھے سے بھی زیادہ۔ دیکھیے، وہی ثابت قدمی جو خانہ جنگی میں اس کی سب سے بڑی طاقت تھی، اب بادشاہت میں اس کا سب سے بڑا جنون بن گئی تھی، ایک ایسا جنون جس نے شاہی خزانے کو بالکل خالی کر کے رکھ دیا۔ اور اس زبردست ناکامی کی گواہی کسی اور نے نہیں، خود اس کے والد شاہ جہان نے دی۔ انہوں نے اورنگزیب سے کہا، اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم قندھار فتح کرنے کے قابل ہو تو میں تمہاری فوج کو واپس نہ بلاتا۔ تو یہ صرف پیسوں کا نقصان نہیں تھا، بالکل نہیں، یہ مغل سلطنت کی فوجی طاقت اور اس کے وقار پر ایک بہت بہت گہرا زخم تھا۔ تو آئیے اب ہم اپنے اصل سوال پر واپس آتے ہیں اور اس تضاد کو حل کرتے ہیں۔ آخر وہ کون سی ایسی خامیاں تھیں جنہوں نے ایک اتنے قابل شہنشاہ کی ساری کامیابیوں کو ایک تباہی کے داستان میں بدل دیا؟ اور جواب جتنا حیران کن ہے اتنا ہی سادہ بھی ہے۔ اورنگزیب کو کسی دشمن میں نہیں، اس کی اپنی ہی خوبیوں نے شکست دی۔ دیکھیے، اس کا جو لوہے جیسا ڈسپلن تھا وہ آگے چل کر سخت گیری اور لچک کی کمی بن گیا۔ اس کی جو زبردست چالاکی تھی وہ ہر کسی پر شک کرنے کے وہم میں بدل گئی۔ اس کی مذہبی لگن ایک ایسے جنون میں تبدیل ہو گئی جس نے اس کی اتنی بڑی سلطنت کو تقسیم کر دیا، اور اس کی نہ تھکنے والی محنت مائکرو مینجمنٹ بن کر پوری ایڈمنسٹریشن کو ہی مفلوج کر گئی۔ اور آخر میں اورنگزیب کی کہانی ہم سب کے لیے ایک بہت اہم، ایک لازوال سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا کسی بھی رہنما کی سب سے بڑی طاقت اس کی سب سے بڑی خوبی ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سبق ہے جو تاریخ ہمیں بار بار سکھاتی ہے، اور یہ سبق آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا صدیوں پہلے تھا۔